Hello friends, today we are going to learn chapter number 16 of SST. This chapter weightage in board examination is 4 marks. ये चैप्टर है बोर्ड के एग्जाम में टोटल 4 मार्क्स में पूछा जाता है, जिसमें 1 मार्क्स का सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव होता है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर पूछते हैं सेक्शन सी में। तो आज ये जो चैप्टर नंबर 16 है उसको हम 2 पार्ट में समझेंगे, इसलिए हमने उसके लिए 2 वीडियो बनाए, जिसके लिए आप 2 पार्ट में ठीक से उसको समझ सको और टोटली उसके मार्क्स जो बोर्ड के एग्जाम में है वो आप ले सको। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन अगर हम देखें, चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कि इकोनॉमी हम देखते हैं कि भाई अभी बार बार हम सुनते हैं कि भाई इकोनॉमी में इंडिया आगे बढ़ा, पीछे गया, ऐसा हम सुनते रहते हैं। तो उसके लिए हमने 2 पॉलिसी अपनाई थी, ऐसे तो 3 पॉलिसी, लेकिन टाइटल में 2 पॉलिसी है कि लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उसको हम डिटेल में देखते हैं कि when India became independent in 1947, our government accepted the path of planning to achieve speedy economical development. It took over a charge to achieving speedy economical development by implementing 5-year plans one after other. क्या हमें पता है कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था कब? 1947 में। कि 1947 में इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया ने, हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा पाथ प्लानिंग का लिया जिससे क्या करना चाहते थे हम? स्पीडी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना चाहते थे। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया? 5-year प्लान्स। 9th स्टैंडर्ड में आप सभी ने पढ़ लिया है कि जब भी कोई भी नई गवर्नमेंट आती है तो इलेक्शन से पहले वो अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं। मैनिफेस्टो में उसका प्लानिंग होता है कि अगले 5 साल में वो क्या करने वाला है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने भी 1947 के बाद एवरी 5 ईयर नए नए प्लान बनाए। क्या? स्पीडी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने के लिए। उसके लिए 3 पॉलिसी हमने बनाई इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने के लिए। एक है मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी। 3 पॉलिसी के बेस पे हमने हमारे कंट्री को डेवलप करने के लिए सोचा। तो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हमें सिर्फ इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़नी है, लेकिन फिर भी थोड़ी इंफॉर्मेशन हम मॉनेटरी और फिस्कल के बारे में अगर समझ ले तो मॉनेटरी में क्या होता है, जो गवर्नमेंट मनी को बनाती है और उसको सर्कुलेट करते हैं, उसकी जो पॉलिसी है वो मॉनेटरी में इंक्लूड की जाती है। और फिस्कल में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंसेस करते हैं, गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको फिस्कल पॉलिसी में इंक्लूड किया जाता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सो आगे अगर देखें तो although many of these plans were completed, success was not attained to achieving economical development in a true sense। कि काफी हमने पॉलिसी बनाई लेकिन अभी भी प्रॉपरली हमें सक्सेस मिला नहीं। Hereby government investigated the cause for the failure and determined to give a new form। बाद में 1991 में गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई हमें फेलियर क्यों मिल रहा है, कि इतने साल हो गए फिर भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ नहीं। तो उसकी वजह से इन दैट रिगार्ड इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 such a economical reform were implemented which is strengthened the economical development। कि हमारी कंट्री में 1991 में 3 पॉलिसी लाई, किसके लिए? इंडस्ट्रियल 3 पॉलिसी, जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो काफी अच्छा हो गया। तो वो 3 पॉलिसी है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 3 पॉलिसी को हमें पहले इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर से इंट्रोडक्शन को अगर हम रिवाइज करें तो कि इंडिया गेट इंडिपेंडेंट इन 1947। उसके बाद इंडिया वांट टू बिकम स्पीडी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। फॉर दैट इंडिया स्टार्ट 5-year प्लान, बट वी कैन नॉट गेट success in that kind of plan. So in 1991 again there is change in a industrial policy, जिसके अंदर हमने 3 पॉलिसी लाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अंडरस्टैंड? नाउ वी गो टुवर्ड्स व्हाट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो भी मोस्ट टाइम पे है वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, फिर भी कि भाई आपको लिबरलाइजेशन है तो उसकी डिफाइन, उसमें कौन सी चीज इंक्लूड होती है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये तीनों पॉलिसी के हमें देखने
फर्स्ट हम देखते हैं लिबरलाइजेशन किसको बोला जाता है, कि गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूस द रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल इम्पोज ऑन प्राइवेट सेक्टर एंड एनकरेज इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, दिस इज नोन एज ए इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन। तो उसको स्लो थोड़ा समझते हैं कि गवर्नमेंट की जो भी गवर्नमेंट है ग्रेजुअली मतलब स्लोली रिड्यूसिस द रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल, कि रिड्यूस करते हैं क्या, जो रिस्ट्रिक्शन और कंट्रोल है उसको धीरे धीरे गवर्नमेंट कम करती जाती है, और रिस्ट्रिक्शन और कंट्रोल इम्पोज्ड ऑन प्राइवेट सेक्टर, के जो भी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन और कंट्रोल है उसको ग्रेजुअली कम करती है, जिससे वो क्या होता है, एनकरेजेस इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, दिस इज नोन एज ए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं कि फॉर एग्जांपल कि हमारी गवर्नमेंट है, कोई भी कंपनी को पहले बोलते हैं कि आप एक दिन में 5000 फूड पैकेट बना सकते हो, बाद में धीरे धीरे और ज्यादा, और बाद में टोटली फ्रीडम दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेजुअली रिड्यूस। तो लिबरलाइजेशन की डिफाइन फिर से समझ ले परफेक्टली, तो कि गवर्नमेंट जो है वो ग्रेजुअली कम करती है क्या, रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल, किसके ऊपर, जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर है, और एनकरेज करती है किसको, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को, दिस इज नोन एज ए इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन। मेन इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स रिलेटेड टू लिबरलाइजेशन which were made in earlier period were as follow, कि पहले जब 1991 में लिबरलाइजेशन अप्लाई हुआ तब कौन सी चार चीज को उसके अंदर इंक्लूड किया, वो हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट, देयर वाज रिजर्वेशन फॉर 18 इंडस्ट्री, कि गवर्नमेंट ने 18 इंडस्ट्री को रिजर्व रखा। फॉर इंडस्ट्री अदर देन देम, मतलब 18 इंडस्ट्री के अलावा कंपल्सन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन वाज एलिमिनेटेड, मतलब रिमूव कर दिया, मतलब कि 18 इंडस्ट्री के अलावा आपको कोई भी इंडस्ट्री बनाने के लिए जो कंपलसरी था परमिशन लेना, वो परमिशन लेने की जरूरत नहीं, मतलब गवर्नमेंट ने अपना रूल थोड़ा लिबरल बना दिया। तो फर्स्ट पॉइंट अंडरस्टैंड एवरीवन, कि क्या, कि 18 इंडस्ट्री को रिजर्व गवर्नमेंट ने किया, उसके अलावा जो कंपल्सन ऑफ परमिशन था उसको एलिमिनेटेड, मतलब दूर कर दिया। सेकेंड पॉइंट, एरियाज अदर देन रेलवे, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस वेर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर, कि एरियाज अदर देन रेलवे, मतलब कि रेलवे जो है वो ज्यादातर कॉमन लोगों की रिक्वायरमेंट है, एटॉमिक एनर्जी है वो भी काफी केयरफुल रखने जैसी चीज है, और डिफेंस जो गवर्नमेंट ही हैंडल करती है। तो ये तीन के अलावा सभी चीज गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दी, मतलब कि एरियाज अदर देन, कि रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस के अलावा सभी एरिया है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया। थर्ड पॉइंट, ट्रेडिशन ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्री वाज कैंसल्ड, कि आपको इंडस्ट्री बनानी है तो रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया कि भाई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए देन ऑल्सो यू कैन स्टार्ट कंपनी। लेकिन उससे क्या होगा कि आपको ये डिसएडवांटेज होगा, मतलब कि अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन कंपल्सन गवर्नमेंट ने निकाल दिया। फोर्थ, प्रोविजन टू टेक गवर्नमेंट्स परमिशन फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्री विच डू नॉट कॉज ऑफ पॉल्यूशन, कि आपको कोई भी ऐसी इंडस्ट्री बनानी है जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता नहीं है, आर नॉट हैजार्डियस फॉर एनवायरमेंट, डेंजरस, हैजार्डियस मतलब डेंजरस, कि जो एनवायरमेंट के लिए डेंजरस नहीं है, वॉज कैंसल, कि मतलब कि जो भी इंडस्ट्री है वो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले चारों को रिवाइज कर देते हैं। तो पहले डिफाइन कि गवर्नमेंट है ग्रेजुअली रिड्यूस क्या, रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल इम्पोज ऑन प्राइवेट सेक्टर फॉर एनकरेजिंग इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, उसको बोला जाता है लिबरलाइजेशन, जिसके अंदर चार चीज को इंक्लूड किया है कि 18 इंडस्ट्री के अलावा जो कंपल्सन था गवर्नमेंट की परमिशन का उसको रिमूव कर दिया गवर्नमेंट। एंड सेकेंड कि एरियाज अदर देन रेलवे, कि रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस, उस तीनों को निकाल के अब सभी प्राइवेट सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया।
जो कंपल्सन रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट पे करवाना पड़ता था उसको भी गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया, और जो भी आपकी इंडस्ट्री है वो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ अब उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो लिबरलाइजेशन के कई बेनिफिट भी हुए और कई डिसएडवांटेज भी हुए। तो पहले एडवांटेज देखते हैं। As a result of liberalization, private sector has got an opportunity to make unconstrained development which lead to increased production. Unconstrained मतलब without restriction. कि लिबरलाइजेशन आने से प्राइवेट सेक्टर को क्या मिला, कोई भी रिस्ट्रिक्शन के बिना वो आगे बढ़ सकते। समझ में आया? इसीलिए क्या हुआ कि प्रोडक्शन काफी बढ़ा, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भी रूल्स और रेगुलेशन नहीं था कि आपको इतने ही पैकेट बनाना है, इतना ही प्रोडक्शन करना था। इसलिए सभी ज्यादा बेनिफिट करने के लिए ज्यादा प्रोडक्शन करने लगे। इसलिए फर्स्ट बेनिफिट क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा। सेकेंड, बिकॉज ऑफ एक्सेप्टिंग द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन ग्लोबल ट्रेड स्टार्टेड गेटिंग इम्पेटस। इम्पेटस मतलब स्पीड, एंड देयर हैज बीन इंक्रीज इन अ ग्लोबल ट्रेड। कि भाई लिबरलाइजेशन की वजह से ग्लोबल ट्रेड बढ़ा। ग्लोबल ट्रेड मतलब कि अभी वर्ल्ड लेवल पे हम सेलिंग और परचेसिंग कर सकते हैं, मतलब कि अब्रॉड की फॉरेन की चीज हमें यहाँ अवेलेबल है, यहाँ की चीज फॉरेन में अवेलेबल है। तो लिबरलाइजेशन की वजह से ग्लोबल ट्रेड ऑल्सो इंक्रीज। थर्ड, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड, कि फॉरेन ट्रेड बढ़ गया, देयर हैज बीन इंक्रीज इन रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्योंकि अगर ग्लोबल लेवल पे हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज भी ज्यादा होगा। मतलब कि हम अगर कोई भी दूसरी कंट्री में बेचते तो वहां की करेंसी इंडिया में आती है, तो वो एक्सचेंज भी बढ़ा। इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंक्रीज, कि एब्रोड की कोई भी नई टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में आई, उससे क्या हुआ, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी थी वो भी ज्यादा डेवलप होने लगी है। तो 4 एडवांटेज हुए। फर्स्ट, प्रोडक्शन बढ़ा। सेकेंड, कि क्या स्पीड बढ़ी, क्या ग्लोबल ट्रेड की स्पीड बढ़ी। उसके बाद कि ग्लोबल ट्रेड की स्पीड बढ़ी, इसीलिए जो इकोनॉमिकल एक्सचेंज था दो कंट्री के बीच में वो भी बढ़ा, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ। तो एडवांटेज के साथ साथ लिबरलाइजेशन के कई डिसएडवांटेजेस भी हमें हुए, तो वो हम देखते हैं कि क्या डिसएडवांटेज होते हैं। In spite of decrease in restriction, monopoly could not be checked. कि डिक्रीज रिस्ट्रिक्शन कम हुआ, लेकिन जो मोनोपोली, तो मोनोपोली किसको बोला जाता है, कि फॉर एग्जांपल मोनोपोली मतलब कि सभी जो भी कंपनी होती है, इंडस्ट्री होती है, वो अपनी ओन कंपनी की कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, उसको बोलते हैं मोनोपोली। फॉर एग्जांपल हम कई बार बोल रहे थे वो अपनी चलाता है, समझ में आया, तो उसको क्या बोला जाता है, मोनोपोली। तो रिस्ट्रिक्शन कम हुआ तो मोनोपोली का ध्यान गवर्नमेंट रखती नहीं कि कौन सी कंपनी कौन सी मोनोपोली के बेस पे काम करती है, उसका ध्यान रखते नहीं। As focus has only been paid on industrial sector, India has remained backward in the development of agriculture field. हमें पता है 9th स्टैंडर्ड में आप सभी ने सीख लिया क्या कि भाई 60% अराउंड लोग जो इंडिया के हैं वो फार्मिंग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी है वो किस सेक्टर पे ध्यान देती है, ओनली इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, ज्यादा ध्यान उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर पे होता है, इसीलिए जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें उतना डेवलप होता नहीं। थर्ड, देयर हैज बीन इंक्रीज इन डिस्पेरिटी ऑफ इनकम। डिस्पेरिटी मतलब जो डिसिमिलरिटी होती है उसको बोलते हैं डिस्पेरिटी, मतलब कि कोई अर्निंग करने वाला पर्सन बहुत ज्यादा अर्न करता है और पुअर है वो दिन ब दिन ज्यादा पुअर होता जा रहा है। तो जो इनकम का जो डिसिमिलरिटी है वो भी बढ़ी है लिबरलाइजेशन की वजह से। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इंपोर्ट्स डिक्रीज एक्सपोर्ट, फॉरेन डेब्ट इंक्रीज। कि क्या हुआ कि भाई एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं वो कम है और इंपोर्ट कर रहे हैं वो ज्यादा है। मतलब कि फॉर एग्जांपल हम दूसरी कंट्री में से 5 करोड़ की कोई भी चीज है वो खरीदते और हम बेचते हैं 2 करोड़ की, तो क्या हुआ, फॉरेन का जो डेप है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो 4 डिसएडवांटेज क्या, कि मोनोपोली का ध्यान रखा जाता नहीं। सेकेंड, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे कॉन्सेंट्रेट करते इसीलिए एग्रीकल्चर है वो बैकवर्ड है। थर्ड, कि जो इनकम की डिस्पेरिटी है वो बढ़ गई है।
और फोर्थ फॉरेन डेट भी बढ़ गया है। सो दिस इज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की डिफाइन आपको प्रॉपरली याद रहनी चाहिए, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज और उसके अंदर कौन से 4 पॉइंट इंक्लूड किया जाता है वो आपको परफेक्टली समझ में आना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन पहले किसको बोला जाता है उसकी डिफाइन समझते हैं। प्राइवेटाइजेशन मीन्स द प्रोसेस इन विच ओनरशिप एंड मैनेजमेंट of the industrial units under the state control handed over or transferred to the private sector। उसको टुकड़े में समझते हैं तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कि कोई भी इंडस्ट्री हो उसके दो पार्ट होते हैं, वन इज ओनरशिप और सेकंड इज मैनेजमेंट। कि कोई एक होता है उसका मालिक होता है और दूसरा कोई मैनेज करता है, या फिर ऐसा भी होता है कि एक जो पर्सन उसका ओनर है वही उसको मैनेज करता है, लेकिन दो काइंड ऑफ वर्क वहां पे होते हैं, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो प्राइवेटाइजेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट है किसका, इंडस्ट्रियल यूनिट्स का, जो किसके कंट्रोल में है, स्टेट के कंट्रोल में, मतलब कि गवर्नमेंट में कंट्रोल में है, हैंडेड ओवर और ट्रांसफर टू प्राइवेट सेक्टर। कि जो भी गवर्नमेंट के पास है उसको हैंडेड ओवर किया जाता है, किसको, प्राइवेट सेक्टर को, उसको क्या बोला जाता है, प्राइवेटाइजेशन। अब उसमें दो मेथड है, प्राइवेटाइजेशन में दो मेथड है। फर्स्टली, those areas which are reserved for public sector are open for private sector। कि पहले गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि भाई ये इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट ही कर सकती है, उसके बाद गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन में क्या करती है, वही इंडस्ट्री प्राइवेट वाले को भी एस्टैब्लिश करने के लिए मौका देती है, अपॉर्चुनिटी देती है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि पहले है कि फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट स्कूल है, कि गवर्नमेंट ने पहले जो स्कूल बनाई थी वो सिर्फ उसके पास ही रखी थी, बाद में उसने अपॉर्चुनिटी दी कि भाई कोई भी प्राइवेट पर्सन भी स्कूल बना सकता है, तो वो हुई फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में क्या होता है कि भाई जो एरिया पहले सिर्फ गवर्नमेंट के लिए रिजर्व था वो प्राइवेट के लिए उसने फ्री कर दिया। सेकेंड जो है कि स्टेट कीप्स ओनरशिप on the companies under the control and gives charge of management to the private company or keeps management in own hand given the ownership of the private company। कि क्या दूसरी मेथड ये है कि मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट अपने पास रखे और जो ओनरशिप है या प्राइवेट सेक्टर को दे दे, या फिर ओनरशिप है वो गवर्नमेंट अपने पास रखे और मैनेजमेंट है वो प्राइवेट को दे दे। जैसे हमें एक एग्जांपल है पीजीवीसीएल, कि पहले वो जीईबी था तब गवर्नमेंट हैंडल करती थी, अब क्या है कि गवर्नमेंट की ओनरशिप है लेकिन उसको हैंडल मैनेज कौन कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर। सो प्राइवेटाइजेशन उसका मतलब और उसकी दो मेथड। अब उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। पहले एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, देयर is increase in a number of production units or in industrial sector। कि क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन के पहले हमने फर्स्ट मेथड में देखा कि जो एरिया रिजर्व थे गवर्नमेंट के लिए वो प्राइवेट वाले को अपॉर्चुनिटी दी बनाने के लिए, तो इस वजह से जो प्रोडक्शन यूनिट्स थे वो बढ़े। सो फर्स्ट एडवांटेज क्या हुआ कि प्रोडक्शन यूनिट बढ़े। कि फॉर एग्जांपल पहले कि पोटैटो चिप्स बनाने वाली कोई भी एक ही कंपनी थी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की, बाद में उसने फ्रीडम दी तो काफी कंपनी आ सकती है, तो प्रोडक्शन यूनिट में बढ़ावा हुआ। सेकेंड, प्रोडक्शन हैज बीन इंक्रीज इन कैपिटल इंटेंसिव एंड कंज्यूमेबल कमोडिटीज ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। कंज्यूमेबल कमोडिटीज, कमोडिटीज मतलब थिंग, कंज्यूमेबल मतलब जो ज्यादा यूज होती है। तो प्रोडक्शन ज्यादातर कौन सी चीज का होता है, जिसका इंपोर्टेंस ज्यादा हो, कि फॉर एग्जांपल मानसून हो तो अम्ब्रेला का बिजनेस ज्यादा चलता है, विंटर में स्वेटर का बिजनेस ज्यादा चलता है। इस तरह से कैपिटल इंटेंसिव और कंज्यूमेबल कमोडिटीज है उसका जो प्रोडक्शन था वो बढ़ा, सेकेंड एडवांटेज। थर्ड, वर्किंग कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर इज इम्प्रूव्ड, कि प्राइवेट वालों को दे दिया, तो प्राइवेट वालों को देने से क्या हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर में जो वर्किंग कैपेसिटी थी उससे ज्यादा वर्किंग कैपेसिटी हुई। दिस थ्री आर द एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। की पहला क्या हुआ, इंडस्ट्रियल यूनिट्स बढ़े, सेकेंड जो कैपिटल इंटेंसिव और कंज्यूमेबल कमोडिटीज है उसका प्रोडक्शन बढ़ा, और थर्ड वर्किंग कैपेसिटी काफी इंप्रूव हुई।
नाउ डिसएडवांटेज, कि कई डिसएडवांटेज भी हुए। कैसे कि इकोनॉमिक पावर हैज सेंट्रलाइज एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। कि सेंट्रलाइज पावर मतलब क्या, कि भी कोई एक ओनर होता है प्राइवेट सेक्टर का, वही सब कुछ हैंडल करता है, इसीलिए पावर किसके पास रहता है, उसके पास। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सेक्टर में कोई काम करने वाला जो भी पर्सन होता है, वो अच्छा काम कर रहा है तो ज्यादातर उसको रिमूव नहीं किया जा सकता, और उसके रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक ही उसको रिमूव किया जाता है। प्राइवेट में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सेंट्रलाइज पावर की वजह से ओनर जो है वो किसी वर्कर को रिमूव कर सकता है, इसीलिए इसका एक मेन डिसएडवांटेज वो हुआ कि इकोनॉमिकल पावर हैज सेंट्रलाइज, कि कोई भी एक पर्सन के पास वो पावर था, बिकॉज ऑफ विच इविल मोनोपोली हैज इंक्रीज, कि मोनोपोली हमने पहले समझ लिया वो बढ़ने लगी। सेकेंड, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव नॉट डेवलप्ड प्रॉपर्ली ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। कि कॉटेज इंडस्ट्री मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, पिकल बनाना है, पापड़ बनाना है, वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो ज्यादा डेवलप हुई नहीं। इसका बेनिफिट हुआ ओनली लार्ज इंडस्ट्री हैव बेनिफिटेड, कि यहाँ पे छोटी इंडस्ट्री को कोई भी उसका बेनिफिट होता नहीं था। थर्ड, प्राइस हैव नॉट रिमेन अंडर कंट्रोल टू द प्राइवेटाइजेशन। की प्राइस की सभी कंपनी है वो अपने मुताबिक प्राइस बढ़ाने लगी, अपनी ब्रांड का नाम के बेस पे ज्यादा प्राइवेटाइजेशन में ये डिसएडवांटेज होता है। 3 डिसएडवांटेज हम समझ लेते हैं कि सेंट्रलाइज पावर हुआ, उससे क्या मोनोपोली बढ़ी। सेकेंड, कि प्राइवेटाइजेशन है वो स्मॉल स्केल को बहुत ज्यादा बेनिफिट करती नहीं, ओनली लार्ज स्केल। प्राइस है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती नहीं, क्योंकि कंट्री जो भी कंपनी है वो अपने मुताबिक ही प्राइस डेवलप करती है और बनाती है। सो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन, लिबरलाइजेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और प्राइवेटाइजेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन किसको बोलते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन की पहले डिफाइन समझ लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग वन कंट्री इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, कि एक कंट्री की इकोनॉमी है उसको वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ आप कनेक्ट करते हो, उसको क्या बोला जाता है, ग्लोबलाइजेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ विच फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विस, टेक्नोलॉजी एंड लेबर इज इजीली अवेलेबल इन द वर्ल्ड। कि कोई भी वर्ल्ड की कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस, कोई भी टेक्नोलॉजी और कोई भी लेबर आप इजीली कहीं पे भी अवेलेबल कर सकते हो। मतलब कि जो सर्विस और जो गुड्स आपको एब्रॉड मिलते हैं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से वही चीज आपको इंडिया में भी मिल सकती है। नाउ फॉलोइंग इंप्रूवमेंट्स हैव बीन टेकन प्लेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से 4 चीज इंप्रूव हुई। कैसे, ऑब्स्टेकल ऑफ ट्रेड बिटवीन 2 नेशंस हैव बीन रिमूव्ड। ऑब्स्टेकल मतलब हर्डल, कि कोई भी पॉलिसी है, कोई भी रूल्स और रेगुलेशन है जो 2 कंट्री को के बीच में डेवलपमेंट करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए हर्डल है, उसको रिमूव किया ग्लोबलाइजेशन में। तो फर्स्ट क्या किया, ऑब्स्टेकल ऑफ ट्रेड बिटवीन 2 नेशंस हैव बीन रिमूव्ड, कि 2 नेशन के बीच में जो भी ऑब्स्टेकल था उसको रिमूव किया गया। सेकेंड, such a condition has been created so that capital exchange can be easily take place. Capital exchange, कि कोई भी कैपिटल है, इंडिया है वो अमेरिका में ट्रांसफर कर सकते, अमेरिका है वो इंडिया में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उसको भी इजी किया ग्लोबलाइजेशन। तो कि भाई 2 कंट्री के बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल है उसको रिमूव किया। सेकेंड, कैपिटल एक्सचेंज इजी बनाया। थर्ड, ऑब्स्टेकल इन द वे टू एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि कोई भी टेक्नोलॉजी है उसके एक्सचेंज में भी जो ऑब्स्टेकल था, जो हर्डल था, उसको ग्लोबलाइजेशन ने रिमूव कर दिया। तो टेक्नोलॉजी भी इंडिया कोई भी कंट्री के साथ एक्सचेंज कर सकती है। बाद में फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर, कि लेबर का एक्सचेंज भी हो सकता है। कि फॉर एग्जांपल इसरो के जो भी साइंटिस्ट है वो नासा में हेल्प कर सकते हैं, नासा के साइंटिस्ट है वो इसरो में हेल्प कर सकते हैं। इस तरह से इसको क्या, लेबर वर्किंग जो कैपेसिटी है उसको भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो 4 थिंग्स ग्लोबलाइजेशन में हमें समझनी है। फर्स्ट, कि जो भी हर्डल था 2 कंट्री के बीच के इंडस्ट्री का एक्सचेंज का, उसको रिमूव किया। सेकेंड, जो
कंडीशन ऐसी क्रिएट की जिससे कैपिटल एक्सचेंज भी इजीली हो गया। थर्ड कि टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज और लेबर एक्सचेंज। तो चार चीज को शॉर्ट में याद रखते, दो कंट्री के बीच में जो भी रिलेशन है उसको इंप्रूव किया, एक्सचेंज ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी और एक्सचेंज ऑफ लेबर। नाउ उसकी इफेक्ट के मिक्स्ड इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव बीन देयर ऑन इंडियन इकोनॉमी, की मिक्स्ड इफेक्ट हुई, मतलब थोड़ा बेनिफिट भी हुआ और थोड़ा डिसएडवांटेज भी हुआ। तो देखते एडवांटेज पहले देखते। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एनकरेज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या कि फॉरेन की कोई भी कंपनी है वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करती है, उसको बोलते हैं FDI। तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो एनकरेज बढ़ा, क्यों? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। कि फॉर एग्जांपल आप एडवर्टाइजमेंट एक देखते हो कि मैक्स नाउ इन इंडिया, तो वो क्या है कि फॉरेन की कंपनी है, उसने उसका यूनिट यहाँ पे बनाया। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या हुआ? FDI एनकरेज्ड। सेकेंड, goods produced in developed countries can easily be obtained due to globalization। कि गुड्स जो भी प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे? डेवलप्ड कंट्री में, वो डेवलपिंग कंट्री में अवेलेबल है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल कि हमें पता है कि वो ईरान का जो भी डेट्स है, खजूर है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो क्या हुआ कि जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ था डेवलप्ड कंट्री में, वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। थर्ड, developing countries like India can withstand competition in the international level। कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री को चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि क्या कि वर्ल्ड लेवल के जो डेवलप्ड कंट्री है उसके साथ कंपटीशन में वो रह सकती है। तो तीन एडवांटेज हुए, FDI एनकरेज, सेकेंड गुड्स जो भी डेवलप्ड कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं और डेवलपिंग कंट्री में अवेलेबल होता है, और डेवलपिंग कंट्री इंडिया जैसी जो कंट्री है उसको भी काफी बेनिफिट मिलता है। नाउ उसके कई डिसएडवांटेज भी हुए। एक्सपेक्टेड सक्सेस हैज नॉट बीन अटेन्ड इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। कि भाई हमने FDI बढ़ाया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, क्यों? क्योंकि अगर कोई भी कंपनी है वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, अपना यूनिट बनाएगी, तो क्या होगा कि हमारे लोग हैं उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो अपने आप हमारी कंट्री की जो पुअर्टी है उसको हम कम कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सपेक्टेड सक्सेस हमने जो सोचा था, एक्सपेक्ट किया था, वो हमें मिला नहीं। कौन से प्रॉब्लम का? पुअर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का। डेवलपिंग कंट्रीज हैव नॉट अक्वायर्ड प्रॉपर बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज एक्सपोर्ट which they should have acquired। कि डेवलपिंग कंट्री, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री है, उसको इतना प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती एक्सपोर्ट करने की, क्योंकि ज्यादातर डेवलप्ड कंट्री एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए ये भी डिसएडवांटेज है। थर्ड, large scale industries have acquired more benefit while small scale industry have obtained less benefit। बड़ी इंडस्ट्री को ज्यादा फायदा होता है, छोटी इंडस्ट्री को कम बेनिफिट होता है। सो दिस इज द तीन चीज कि बोर्ड के एग्जाम में जब 3 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको पहले इंट्रोडक्शन के जो 4 और 5 लाइंस है उसको आपको समझाना बहुत जरूरी। तो वो 4 और 5 लाइंस इंट्रोडक्शन में आपको लिख देना है कि 1947 में इंडिपेंडेंट हुए, उसके बाद हमने 3 पॉलिसी लाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इतना एक्सप्लेन करने के बाद आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन पूछा है तो कौन से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, तो आपको शॉर्ट में पॉइंट में याद रखने हैं। फर्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। व्हाट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन, एडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन। हमारा जो दूसरा वीडियो है उसके अंदर हम WTO, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करने वाली है वो हम देखने वाले हैं। थैंक यू।